वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज हमारी कक्षा 10 के लिए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की दूसरी कक्षा है। इसमें सामाजिक विज्ञान के बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 की चर्चा की जाएगी, जिसमें प्रश्नों के उत्तर के बारे में डिस्कस किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से जो सही विकल्प उत्तर होते हैं, जो कि एक अच्छे अंक कलेक्ट करने में स्टूडेंट की हेल्प करते हैं। बोर्ड परीक्षा के पेपरों में एक एक अंक का बहुत महत्व होता है और जो ऑब्जेक्ट प्रश्न होते हैं उसमें कोई अंक कटते नहीं है, इसलिए वह सटीकता से यदि हम उसको हल कर पाते हैं तो हमारा स्कोर बेहतर जाता है। इसके लिए बेसिक समझ की आवश्यकता होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ तथ्यों का भी समावेश होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न पत्र के प्रथम प्रश्न की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन है, जो कि सही विकल्प का क्वेश्चन है। फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे। तो यह फ्रांस के कलाकार थे जिन्होंने चित्रों को कलेक्ट करने में योगदान दिया था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध से हमेशा प्रश्न आते हैं, या तो प्रथम विश्व युद्ध से आएगा या फिर दूसरे विश्व युद्ध से आएगा। तो हमको डेट और कुछ देशों के नाम हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ डेट पूछी गई है कब शुरू हुआ, तो ये हुआ 1914 में। ठीक है। इसके बाद मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई। तो प्रथम कपड़ा मिल, देखिए पिछले जो पेपर हमने डिस्कस किया था उसमें कपड़ा मिल से संबंधित एक और प्रश्न आया था, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें पूछा गया था कि प्रथम कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई, तो मुंबई में हुई थी। यहाँ भी वही प्रश्न आ गया है, इसलिए पुराने प्रश्न पत्रों को हमको देखकर जरूर जाना चाहिए। यहाँ हो जाएगा आपका उत्तर आ नंबर 1854। फिर है चौथा क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे हमको टाइगर यानी बाघों को संरक्षित करना है, तो उसके लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। यानी कि जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं, उन राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के संरक्षण के लिए तकनीकी रूप से और वृक्षों को अधिक घना किया जाता है। वहाँ पर आम जनता का प्रवेश वर्जित किया जाता है और अन्य वन्य जीव भी वहाँ पर संरक्षित किए जाते हैं। तो यह योजना प्रारंभ हुई थी 1973 के समय, और हमारा पन्ना जिला भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पन्ना नेशनल पार्क। तो हमको इसको ध्यान रखना है। फिर आपका एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सीमेंट। यानी सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को उपयोग में किया जाता है। कच्चा माल क्या होता है? कच्चा माल वह रॉ मटेरियल है जो किसी उद्योग में शुरुआती तौर पर लगाया जाता है, जिसके द्वारा फिर कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसमें लोग गलती कर सकते हैं, क्योंकि उनको केवल इन शब्दों का, इन व्यक्तियों का ज़्यादा डिटेल से पता नहीं होता है, और वो केवल उत्तर कहीं भी अगर उनको BR अम्बेडकर दिख जाता है तो वो टिक करके चले जाते हैं या खाली स्थान भर देते हैं। तो ऐसा ना करें, ठीक से पढ़ें। इसका उत्तर है आपका काशीराम। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे काशीराम। BR अम्बेडकर के बारे में हर कोई जानता होगा। इन्होंने संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे।
और उसमें अन्य समितियाँ भी थीं, जिसमें संविधान सभा की संचालन समिति थी, जिसमें अन्य सदस्य भी शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद, इसके अलावा के.एम. मुंशी। तो प्रारूप समिति में, जिसके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे अध्यक्ष थे, उसमें 7 सदस्य थे। इसके अलावा इसमें एक नाम है ज्योतिबा फुले, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। तो इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, जो कई बार पूछी जाती है, इसको ध्यान में रखें। देखिए, खालिस्तान में वही प्रश्न आ गया है जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो, देखिए वहाँ पूछा था कि फ्रेडरिक सारियो किस देश के थे, तो फ्रांसीसी देश से थे, यानी कि प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। इसलिए कोई भी पेपर को जब हम हल करें तो घबराएं नहीं, एक बार पूरे प्रश्न पत्र को सरसरी नज़र से, यानी थोड़ा सा चतुराई से देख लेना चाहिए, उसके बाद हम पेपर को सॉल्व करें। तो 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष में हुई? तो यह है युद्ध की समाप्ति, गृह युद्ध 2009 में हुआ। गृह युद्ध क्या होता है? गृह मतलब होता है घर, और जब हम देश की बात करते हैं तो गृह युद्ध यानी कि जो देश के अंदर युद्ध हो रहा हो, यानी आपस में किसी भी देश के वर्ग, समुदाय, जातियां, धर्म के लोग आपस में यदि लड़ जाएं या सरकार से भिड़ जाएं तो उसको गृह युद्ध बोलते हैं। तो श्रीलंका में सिंघल और तमिल समुदाय के बीच यह संघर्ष हो रहा था, और एक लिट्टे, जो कि तमिल समुदाय का एक संगठन था, जो कि उग्रवादी संगठन था, जिसने आतंकी गतिविधियां भी की वहाँ पर, और राजीव गांधी की सरकार के समय यह काफ़ी आगे आंदोलन बढ़ा तमिलों का, क्योंकि यहाँ तमिलनाडु पास में है ना। देखा होगा आप लोगों ने श्रीलंका का मानचित्र देखा होगा, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच बस थोड़ा सा फासला है, वहाँ पाक जल संधि भी है। तो यह गृह युद्ध आपस में तमिल और सिंघल जातियों के मध्य हो रहा था। फिर है आपका नेपाल की राजधानी है, तो काठमांडू इसकी राजधानी है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है ना। नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र ही प्रजातंत्र है, कंफ्यूज मत हुआ करिए। तो लोकतंत्र में जनता की ही तो सब कुछ चलती है, और सरकार जनता के लिए बनाई जाती है, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने जो एक लोकतंत्र की परिभाषा दी थी, जो कि काफ़ी फेमस है और लोगों को पता भी होती है, जनता के लिए, जनता का जनता द्वारा शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। फिर है अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता किसके मार्ग में एक मुख्य बाधा है? तो लोकतंत्र के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। सांप्रदायिकता क्या होती है? तो सांप्रदायिकता होती है कि किसी एक धर्म जाति के व्यक्ति दूसरे धर्म और जाति के व्यक्ति से खुद को अलग मान लेते हैं, खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, जिससे 2 धर्मों या 2 समुदायों के बीच में भेदभाव बढ़ता है और देश में नफरत फैलती है। इसको हम सांप्रदायिकता कहते हैं। और यह जो नफरत है, यह फिर राजनीति में भी प्रयोग की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, जब चुनाव होते हैं तो एक दूसरे को, एक नेता दूसरी जाति को, दूसरे धर्म के लोगों को बुरा कहते हैं और अपने धर्म के लोगों को अच्छा कहते हैं। तो ये जो सांप्रदायिकता है, यह लोकतंत्र को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। फिर है अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक साक्षर राज्य है भारत में केरल। केरल ये दक्षिण भारत का राज्य है, आप लोगों ने देखा होगा मानचित्र में, ठीक है ना। तो यहाँ सर्वाधिक शिक्षित लोग रहते हैं। तो इसमें साक्षरता क्या होती है, कोई बताएगा? तो साक्षरता
एक ऐसा मानदंड है जिसमें 0 से 7 वर्ष तक के बच्चे, यानी 7 वर्ष तक का कोई भी बच्चा यदि कोई एक भाषा लिख या पढ़ लेता है तो वह साक्षर होता है। तो हमारे भारत की साक्षरता 2011 के अनुसार कितनी है? तो लगभग 74% है। यानी कि अभी भी लगभग 26 व्यक्ति अशिक्षित हैं जो कि पढ़ नहीं पाए, और उच्च शिक्षा तो बहुत ही कम है। फिर बढ़ते हैं, भारत में जो असंगठित क्षेत्र है, भारत में बड़े अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र क्या होता है? असंगठित क्षेत्र वह होता है जहाँ पर कोई मजदूर या कर्मचारी या फिर श्रमिक कार्य करते हैं, लेकिन उनका लेखा जोखा नहीं रहता है। ना तो उनकी परमानेंट सैलरी रहती है, ना उनको कोई रजिस्टर में नाम लिखा रहता है, कितने दिन काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, परमानेंट काम नहीं करते हैं। तो इनको बोलते हैं असंगठित क्षेत्र। जैसे अगर आपके गांव में कहीं सड़क बन रही है तो वहाँ पे 10-20 लोग काम करने लगते हैं। कहीं कोई सरकारी बिल्डिंग बनने लगती है तो वहाँ पे कोई काम करने लगते हैं। कहीं पर कोई रेल की पटरी बन रही है तो वहाँ भी कुछ लोग काम करने लगते हैं। तो ये लोग, काम इनका फिक्स नहीं रहता है, कभी यहाँ करेंगे कभी वहाँ करेंगे, लेकिन काम तो वो करते हैं। लेकिन उनका कोई भी सरकारी कागज़ों में या फिर किसी भी कागज़ में, रजिस्टर में उनका लेखा जोखा नहीं रहता है। लेकिन जो संगठित क्षेत्र होते हैं, यानी जहाँ पर उनका लेखा जोखा रहता है, कर्मचारी कितने काम कर रहे हैं, कितने आए कितने नहीं आए, उनकी उम्र क्या है, उनकी स्किल क्या है, यानी उनको कौन सी एजुकेशन मिली है। तो ये हो गया है संगठित क्षेत्र, यानी जहाँ पर ऑफिस में व्यक्ति काम करते हैं, व्यवस्थित काम करते हैं, किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो उनको संगठित क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन जो हम गांव देहात शहरों में देखते हैं, कोई भी कहीं भी मजदूरी करता हुआ दिखता है तो वह असंगठित क्षेत्र में आता है। आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। वंदे मातरम। तो वंदे मातरम तो विद्यालय में होता है ना, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। तो वंदे मातरम किसने लिखा है? तो यह लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनको बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं। फिर है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। इसके अलावा प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा, ठीक है ना। प्रेस कानून, प्रेस कानून क्या होता है? यानी जो पत्रकारिता से संबंधित होती हैं, जिसमें अखबार छपते हैं, उसकी पुनर्समीक्षा किसने की? गवर्नर जनरल बेंटिक ने उसने की थी। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि प्रेस का मुक्तिदाता कौन था? तो अगर आपको आता है तो जरूर बताएं। फिर आता है इसमें ऑप्शन, भारत में वैश्वीकरण। तो भारत में वैश्वीकरण कब हुआ था? 1991 में। उसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया था। ISI, ठीक है ना। तो एक मानक स्टैंडर्ड होता है, इससे औद्योगिक वस्तुएं, उनका मानक पता चलता है कि ये स्टैंडर्ड क्वालिटी है कि नहीं, ये लोकल तो नहीं है। तो अगर आप मार्केट में जाएं, कोई वस्तु खरीदें, तो उसमें ISI मार्क ज़रूर चेक करें, क्योंकि लोकल ब्रांड की वस्तुएं भी मार्केट में रहती हैं और हमसे पैसा वो ब्रांड का ले लेते हैं, तो उसका ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखें। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो यह क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति में हुआ क्या था? ये कोई क्रांति लड़ाई झगड़ा वाली क्रांति नहीं थी। इसमें उद्योगों की स्थापना इतनी अधिक मात्रा में हुई, नई नई वस्तुएं मशीनें बनाई गईं, यानी जो पहले व्यक्ति सामान्य तरीके से काम करता था, अब उसको मशीनों और बड़े बड़े उद्योगों में बनाया जाने लगा।
है ना, तकनीकी का विकास हुआ, ये सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। इसलिए तो यहाँ भारत से बहुत अधिक मात्रा में मजदूर ले जाते थे अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज़ों ने दुनिया के अधिकांश देशों पर अपना शासन फैला के रखा था, वहाँ के लोगों को गुलाम बना के रखा था। ठीक है ना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है और वहीं डेल्टा में है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, ध्यान में रखें इसको। नेक्स्ट है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो इसको कहा था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुझे आप बताएं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, बच्चे देख के भाग जाते हैं, बताते नहीं, ऐसा मत करें। तो जो बांध होते हैं ना, जहाँ पानी भरा रहता है और उससे खेतों की सिंचाई होती है, तो इसको शुरू किया था शुरुआत में प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा। तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा, आधुनिक भारत के मंदिर? क्योंकि मंदिर में तो देवता निवास करते हैं, तो जो बांधों में पानी भरा हुआ है यह तो किसानों के लिए देवता वाला काम था ना। यदि बांध भरे होंगे तो किसानों की खेती बेहतर होगी, तो किसान खुश हो जाएंगे, इसलिए वो मंदिर कहा गया उनको। भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। तो खाद्यान्न फसलें वह होती हैं जो हम खाने के लिए उपयोग करते हैं, गेहूँ चावल हो सकता है इसका नाम। फिर है, प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? तो 7वीं अनुसूची है, आप लोगों ने पढ़ा होगा संविधान, या सॉरी, जो उसमें राजनीति का टॉपिक होगा आपकी पुस्तक में, सामाजिक विज्ञान में। तो उसमें केंद्र सूची, जिसको संघ सूची भी कहते हैं, राज्य सूची भी होती है, समवर्ती सूची भी होती है। तो संघ सूची का विषय है आपका कौन सा? प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले, है ना। केंद्र सूची भी बोल सकते हैं इसको, संघ सूची, जिसमें वर्तमान में 97 विषय हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना इसको। यदि आपको राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय भी उनकी संख्या याद है तो मुझे ज़रूर बताएं। यदि आपको याद नहीं है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। जितने भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जाता है, यदि आपको उसमें से किसी प्रश्न में कोई समस्या लगती है तो आप पूछ सकते हैं, उनका उत्तर दिया जाएगा। फिर है आपका, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? किस आधार पर समाज में विभाजन किया जाता है? तो इसमें विभाजन किया जाता है जन्म के आधार पर। यानी जन्म, जो व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है, जिस जाति में जन्म लेता है, जिस वर्ग में जन्म लेता है, वह लगभग उसी आधार पर विभाजित हो जाता है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो बैंकों का बैंक भी इसको कहते हैं और सरकार का बैंक भी इसको कहते हैं। मौद्रिक नीति भी इसके द्वारा बनाई जाती है, आरबीआई। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सत्य असत्य के प्रश्न। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन हैं। तो जैविक संसाधन होते हैं, अजैविक संसाधन होते हैं। जिनमें जीवन पाया जाता है वो जैव है, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता वह अजैव है। तो यह कथन सत्य है। भूमि एक असीमित संसाधन है। तो भूमि एक असीमित संसाधन नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि भूमि सबके पास सीमित है, लोग बहुत अधिक मात्रा में हैं, ज़मीन कम है, तो यह असत्य हो जाएगा। एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम कोयला है। तो कोयले के प्रकार होते हैं, उनकी किस में आपने पढ़ी होगी। तो एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, पीट होता है। तो सबसे बेहतर क्वालिटी का होता है आपका एंथ्रेसाइट, जो कि बहुत कम मात्रा में मिलता है। बिटुमिनस भी होता है, लिग्नाइट भी होता है, पीट भी होता है। पीट सबसे रद्दी, पीट। कोयला क्या है? कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन, यानी जो पृथ्वी के नीचे पाया जाता है। ठीक है ना। तो पेट्रोलियम
ये भी जीवाश्म ईंधन है। फिर आगे है क्वेश्चन, बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं। तो सत्य है, क्योंकि बंदरगाह कहाँ होते हैं? समुद्र तटीय क्षेत्र में, जहाँ पर कोई भी बड़े बड़े जहाज, पानी के जहाज रुकते हैं वहाँ पर। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कथन है सत्य है ये। यूरोपीय संघ, ठीक है ना। तो यूरोपीय संघ, जो यूरोप के देश हैं उनका आपस में संगठन है, जिसमें 27 देश शामिल हैं। फिर है अगला प्रश्न, लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट है। तो यह असत्य है, क्योंकि जो उसका बायोलॉजिकल डिफरेंस है उसके कारण असमानता नहीं है, जबकि समाज ने स्त्री और पुरुष को असमान बनाया है। यानी समाज कहता है कि ये काम पुरुष करेंगे, इन कामों को महिलाएं करेंगी, ठीक है ना। तो असमानता समाज से आती है। फिर है आपका औद्योगिक उत्पादन से आपसे क्या आशा है। तो उद्योगों में जो वस्तुएं बनती हैं और मशीनों से बनती हैं, जहाँ श्रमिक कार्य करते हैं, उसे हम औद्योगिक उत्पादन कहते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। और अपना फीडबैक ज़रूर दें। यदि आपको वीडियो बेहतर लगता है तो वीडियो देख के आप भाग जाते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि वह भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।